अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट डान के एडिटोरियल पे मैंने आप लोगों को रीडिंग करना सिखाई थी कि किस तरह से पैराग्राफ बाय पैराग्राफ इंग्लिश और उर्दू एक्सप्लेनेशन की जाती है। और क्योंकि बहुत से एस्पायरेंट्स ये कह रहे थे कि आपने हमें स्ट्रैटेजी तो बता दी है, बट आपने हमें ये नहीं बताया कि किस तरह से हमारे सामने अगर कोई आर्टिकल आ रहा है तो हम इसको रीड किस तरह से करेंगे। तो अगर आप लोगों ने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी जिसमें मैंने स्ट्रैटेजी भी बताई हुई है और रीड करना भी सिखाया हुआ है, तो मैंने उसका लिंक दे दिया हुआ है। आप लोग वहाँ पे क्लिक करके इजीली उस वीडियो पे जा सकते हैं। सो मूविंग बैक टू माय टॉपिक, आज जो न्यूज़पेपर में जितने भी एडिटोरियल्स आए थे मुझे सारे के सारे ही इम्पॉर्टेंट लग रहे थे, बट उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल मुझे आर्टिकल लगा जो डॉक्टर मलीहा लोधी का है। इनके जितने भी आर्टिकल्स होते हैं वो मैं ज़रूर पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगते हैं और इनके आर्टिकल करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। देन यूएस के साथ जो रिलेशन है या जो दुनिया के अंदर बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट अफेयर्स चल रहे होते हैं उससे रिलेटेड होते हैं। तो इसलिए मैंने आज इसको देखे सबको हाईलाइट किया हुआ है। द पर्पज़ इज़ दैट कि आज मैं आप लोगों को रीडिंग करना नहीं सिखाऊंगी बल्कि एक स्ट्रैटेजी के थ्रू इस आर्टिकल को रिप्रेजेंट करूंगी ताकि आप लोगों को इसकी ईजीली समझ आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि मैं जस्ट आपको पैराग्राफ बाय पैराग्राफ समरी बताती जाऊंगी कि इस आर्टिकल में बेसिकली क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, किस लिहाज से ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, इसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं इंग्लिश टू उर्दू वर्डिंग करना स्टार्ट होगी तो वीडियो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी और सेकेंडली बोरिंग वीडियो हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को एक स्टोरी टाइप बताऊंगी, बट हर पैराग्राफ में उन्होंने क्या बात बताई हुई है इसको रिलेट करके, लिंकेज करके। सो आप लोगों ने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। लेट्स स्टार्ट। हम फर्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं। इसमें उन्होंने इंट्रोडक्शन में क्या बताया हुआ है कि डिस्पाइट ऑफ यूएस अपनी मिलिट्री ट्रूप्स विड्रॉल कर रहा है अफ़गानिस्तान में से, लेकिन इसके बावजूद तालिबान इनको प्रॉपर सेटलमेंट की ज़रूरत है कि वो यूएस के साथ बैठें, कन्वर्सेशन करें और एक प्रॉपर सेटलमेंट करके किसी नतीजे पर पहुँचें। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे यूएस विड्रॉल करता जा रहा है अफ़गानिस्तान में, तालिबान की जो पावर है वो बढ़ती जा रही है। तो वो कह रहे हैं कि इसके बावजूद उनको ये ज़रूरत है कि वो एक प्रॉपर डिसीजन पे आएँ, एक सेटलमेंट पे आएँ। सेकेंड पैराग्राफ में आप लोग देख रहे हैं, मैंने हाईलाइट किया हुआ है इंट्रा अफ़गान टॉक्स इन दोहा। इसी मंथ के अर्लियर दोहा में इंट्रा अफ़गान टॉक्स हुई थी जहां पे इन्होंने फर्स्ट टाइम कहा था कि हम ज्वाइंट डिक्लेरेशन करेंगे, किसी सेटलमेंट पे आएंगे, बट कोई भी सेटलमेंट नहीं हो सकी। अब यहाँ पर इन्होंने एक पॉजिटिव इसका बताया हुआ है, इम्पैक्ट बताया हुआ है कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था कि एक पीसफुल सोल्यूशन की जानिब वो दोनों बढ़ेंगे या फिर वो दोनों अपने अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर कर लेते। लेकिन कोई वजह हुई कि उनकी जो टॉक्स थी वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी, लेकिन दोनों साइड्स जो हैं वो इस बात पे कमिटेड हैं कि वो निगोशिएशन करके किसी ना किसी सेटलमेंट पे पहुंच जाएंगी। अब थर्ड पैराग्राफ में जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तालिबान अपारेंटली मेड सब्सटेंटिव। यहाँ से आप लोग समझे कि तालिबान की मेंटल स्टेट उन्होंने बताई हुई है, स्टेट ऑफ माइंड बताया हुआ है कि तालिबान ये चाहते हैं कि यूएन ने जो उनके ऊपर सैंक्शन लिस्ट लगा दिया, लाइक यूएन ने उनके कुछ प्रिजनर्स हैं या फिर उनके कुछ अशिया हैं जिनके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं, तो तालिबान ये चाहते हैं कि उनमें उनको रिलीफ मिले और यूएन सैंक्शन लिस्ट फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो उनको रिलीफ दे, सेकेंडली उनके जो प्रिजनर्स हैं उनको रिहाई दे। इसके बाद तालिबान क्या चाहते हैं कि काबुल का जो केस फायर है वो तभी उसके ऊपर सॉर्ट आउट करेंगे जब वहाँ पे गवर्नमेंट रिमूव की जाएगी उनके कंट्री में और न्यू गवर्नमेंट आएगी तो वो उसके साथ निगोशिएशन करेंगे। लाइक उनके जो प्रेसिडेंट हैं अभी अशरफ गनी, उनको रिमूव किया जाए और न्यू गवर्नमेंट लाई जाए। उसके बाद उन्होंने तालिबान की पावर के बारे में बताया हुआ है कि तालिबान जो हैं वो प्रेसिडेंट अशरफ गनी का रिमूवल चाहते हैं क्योंकि वो ये चाहते हैं कि वहाँ पर न्यू गवर्नमेंट आए। तालिबान की वहाँ पर जो हुकूमत है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, तालिबान पावरफुल हैं, इस वजह से वो इस चीज़ पे हुकूमत को प्रेशराइज़ कर रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमें ये भी बताया हुआ है कि प्रेसिडेंट गनी जो है वो आइसोलेटेड हैं अपनी ही गवर्नमेंट के जानिब से। गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है जो तालिबान की तरफ से है कि जब तक न्यू गवर्नमेंट नहीं आएगी हम निगोशिएशन नहीं करेंगे। क्वेश्चन ये है कि क्या इस तरह पीसफुल सिचुएशन या पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा या नहीं।
ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ में अब हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर हम इसको किस तरह से देखते हैं, इसका व्यू पॉइंट क्या है। पाकिस्तान के अंदर इसको हम टू व्यूज़ के लिहाज से देख रहे हैं। फ़र्स्ट ये है कि तालिबान जो हैं वो इंटरेस्टेड ही नहीं है कि कोई प्रॉपर सेटलमेंट हो या कोई प्रॉपर जो है फाइनल डिसीजन हो। उसकी क्या रीज़न है? उसकी ये रीज़न है कि तालिबान अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स देख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस मीटिंग के थ्रू ये जो इंट्रा अफ़गान टॉक्स होती हैं इनके थ्रू इनको ना सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सिक्योरिटी दी है बल्कि इनकी रिकॉग्निशन भी इंक्रीज़ हुई है। सो दैट्स वाई वो ये चाहते हैं कि फ़ाइनल डिसीजन ना हो अभी फ़िलहाल के लिए, हम मीटिंग्स पे मीटिंग्स जो हैं वो कंडक्ट करते रहें और इससे हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो भी पूरे होंगे। लाइक उनको रिस्क का पता चल गया है ना कि ये उनके लिए रिस्क ही है कि फ़ाइनल सेटलमेंट हो जाएगी, दोबारा से टॉक्स नहीं होंगी, जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी मिली है, रिकॉग्निशन मिली हुई है, वो ज़रा कम हो जाएगी। सो दैट्स वाई वो ये चाहते हैं कि ये अभी टॉक्स जो हैं ये अभी चलती रहें। रिसेंटली तालिबान के सुप्रीम लीडर हैं हैबतुल्लाह ने CNN एक इंटरव्यू दिया है, उनके स्पोक्स पर्सन है, उनका नेम है, वो ये कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि मिलिट्री टेक ओवर ना किया जाए, क्योंकि मिलिट्री टेक ओवर करना हमारे लिए ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम एक फ़ाइनल सेटलमेंट चाहते हैं। लेकिन उन्होंने वार्निंग दी है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि वो मिलिट्री सॉल्यूशन को इम्पोज़ ना करें। अब यहाँ पर जितने भी इंटरनेशनल कंसेंसस हैं जिनमें पाकिस्तान भी इंक्लूड है, उनका क्या रोल है, उनको क्या करना चाहिए। लाइक पाकिस्तान का एक बहुत ज़्यादा की रोल रहा है इंट्रा अफ़गान टॉक्स में, जैसे कि हम पहले भी जानते हैं। तो अब ज़रूरत किस बात की है, पाकिस्तान का क्या रोल होना चाहिए। अब यहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि अगर तालिबान अफ़गान गवर्नमेंट को रिमूव ना करें या उनकी फोर्सेस जो वो डे बाय डे पावरफुल हो रहे हैं, एक हसलिंग बसलिंग की सिचुएशन ना क्रिएट हो, तो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या फिर पीस का जो है वो चांस दिखाई दे सकता है। अब की क्वेश्चंस ये हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी किस तरह से एडवांटेज ले सकती है, या जो दोहा की टॉक्स हैं वो किस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी को अर्ज करेंगी कि वो दोनों पार्टीज़ को इस बात पे इंसिस्ट करें कि दोनों पार्टीज़ कोई फ़ाइनल सेटलमेंट तक आएँ। ये कहा जाता है कि रिसेंटली जो टॉक्स हुई हैं ईरान के दरमियान, और पहले रशिया ने भी टॉक्स में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, तो अब हमें ज़रूरत इस अमर की है कि हम इन सारी पार्टीज़ को इकट्ठा करें ताकि कोई फ़ाइनल सेटलमेंट हो। अब यहाँ पर उन्होंने ट्राइका की एग्ज़ाम्पल दी है कि ट्राइका में US, चाइना, रशिया और पाकिस्तान इंक्लूड हैं। इनकी मीटिंग लास्ट मीटिंग हुई थी अक्टूबर 2020 में, और 3 मीटिंग्स अब तक इनकी हेल्ड हो चुकी हैं, क्योंकि वर्चुअली इनकी मीटिंग हुई थी क्योंकि कोविड-19 था, दैट्स वाई। सो ये कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर मिलिट्री सोल्यूशन को प्रमोट ना करें, बल्कि एक फ़ाइनल सेटलमेंट हो जिसमें हम पीस को भी प्रमोट करें। नाउ व्हाट्स देयर रोल। इनका रोल ये है कि चाइना को, US को, रशिया को पॉजिटिवली जो है वो रिस्पॉन्स करना चाहिए, पॉजिटिवली अर्ज करना चाहिए कि अफ़गानिस्तान और US अपनी सेटलमेंट पे आ जाएं, क्योंकि उनकी सेटलमेंट नहीं हो रही। वो बार बार मीटिंग्स करते जा रहे हैं और डेट पे डेट पेंडिंग हो रही है, लेकिन फ़ाइनल सेटलमेंट नहीं हो रही। नाउ अब चाइना को भी ये चाहिए, पाकिस्तान को भी चाहिए कि ये पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करें, हर एक जितनी भी इनकी राइवलरी है उसको भुलाकर, क्योंकि ये दो जो वॉरियर पार्टीज़ हैं उनकी एक फ्यूचर का सवाल है, क्योंकि अफ़गानिस्तान बहुत देर से इसको सर्वाइव कर रहा है। सो नाउ इट्स नीड ऑफ द आवर कि हम फाइनल कोई डिसीजन लें। तो यहाँ पर इन्होंने एक अपनी ओपिनियन ऐड की है कि ट्राइका में क्योंकि 4 कंट्रीज़ हैं, लाइक रशिया है, चाइना है, US है, पाकिस्तान है, तो अब इन्हें ये चाहिए कि ये ईरान को भी इसके अंदर ऐड करें ताकि वो उन्हें इसे ज्वाइन करें, उसे इनवाइट करें। अब ईरान के ऐड होने से क्या होगा, कि ईरान के ऐड होने से क्या डिफरेंस आएगा। ईरान के ऐड होने से ये इम्पैक्ट आएगा कि अफ़गानिस्तान के ऊपर एक प्रेशर आएगा कि हमने सेटलमेंट करनी है, इस चीज़ को मज़ीद पेंडिंग नहीं करना, क्योंकि बहुत सी बिग इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ जो हैं वो अब हमें अर्ज कर रही हैं, इंसिस्ट कर रही हैं
कि आप फाइनल सेटलमेंट करें। मैंने इसका आपको एक प्रॉपर जिसे कहते हैं समरी दे दी है। एक दोबारा से मैं इसका ओवरव्यू आप लोगों को दे देती हूँ। बेसिकली ये आर्टिकल रिसेंटली जो दोहा में टॉक्स हुई थी उससे रिलेटेड है। उनका क्या इम्पैक्ट आ रहा है तालिबान के ऊपर, यूएस के ऊपर, इंटरनेशनल एजेंसीज़ के ऊपर, पाकिस्तान के व्यू से हम किस तरह से उसको लेके चल सकते हैं, तालिबान क्यों सेटलमेंट नहीं कर रहे, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो क्या लॉन्ग टर्म वे में देख रहे हैं, दोनों पार्टीज़ की सेटलमेंट क्यों नहीं हो रही, क्योंकि दोनों पार्टीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही। कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात पे कोई ना कोई अड़ जाता है, जिस वजह से वो जो मीटिंग है वो कैंसिल हो जाती है और फिर पेंडिंग हो जाती है। तो इसको हम इंटरनेशनल जो हमारे इश्यूज़ हैं, करंट अफेयर्स हैं, उसके लिहाज से भी देख सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, यूएस हिस्ट्री में भी हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, ऐसे में भी आ सकता है। करंट अफेयर के लिहाज से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा। इसमें मैंने देखे इंट्रा अफगान पीस टॉक्स के बारे में लिखा है, फिर इसके पोस्ट इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, तालिबान के स्टेट ऑफ माइंड क्या है, पाकिस्तान के व्यू में हम किस तरह से देखते हैं, और ट्राइका में ईरान का एंटर होना किस लिहाज से अफ़गानिस्तान के फ्यूचर की जानिब जो है वो एक पीसफुल इम्पैक्ट साबित हो सकता है। होप सो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली अपडेट्स पहुंचती रहें। और एक और याद दहानी करवा दूं कि मैंने कमेंट सेक्शन में लिंक दे दिया हुआ है, आप वो जो मेरी ओपिनियन की लास्ट वाली 2 वीडियोज़ हैं उनको भी देख लीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।